हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी ए मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 जो है सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास के अंदर जो कैलकुलस के 4 चैप्टर है और 4 चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो उनका बेस है, बेसिक आधार है, वो क्या होता है? कैलकुलस होता है, यानी डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशियबिलिटी होती है। ठीक है, अवकलन होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये अवकलन का चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पर लिखा क्या मैंने? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यानी सातत्य तथा अवकलनीयता, ये चैप्टर का नाम है। इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सभी बच्चे इसको ध्यान से देखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सीखने के लिए कुछ बेसिक आपको समझाऊंगा और फिर देन इसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस को आपको 1 बाय 1 करके समझा लूंगा। ठीक है, लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुक निकालो अपनी। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने अपनी बुक निकाली होगी। अब देखिए, मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। हमें पढ़ना क्या, देखिए आप इसको शॉर्ट में लिख लो अपनी याददाश्त के लिए कि ये अवकलन है। पूरा जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, सातत्य तथा अवकलनीयता, इसको अवकलन आप बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये अवकलन का चैप्टर है। अवकलन का मतलब क्या है? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का एक चैप्टर है। अगर आपने ये सीखा है तो आपको इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा, समाकलन ये बाद में आएगा, ये आएगा चैप्टर 7। ठीक है, तो देखिए अवकलन के जो चैप्टर है जिनमें अवकलन का आपको यूज करना है, वो चैप्टर नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। मान के चलो 5 चैप्टर आपके पास है जिनमें अवकलन और समाकलन यूज होगा। ठीक है, तो यानी समाकलन को सीखने के लिए, इंटीग्रेशन को सीखने के लिए पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा पहले डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन की जान किसमें है? डिफरेंशिएशन के अंदर है। ठीक है, अगर आपने डिफरेंशिएशन को सीख लिया है तो इंटीग्रेशन आपको आ जाएगा समझ में, बिल्कुल इजी रूल से, इजी तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने में। तो प्यारे बच्चों, मैं लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। एक एक बातें मैं आपको समझाऊंगा सीक्वेंस में, लेक्चर को ध्यान से देखती जाइए आप। देखिए, सबसे पहले सातत्य तथा अवकलनीयता को स्टार्ट करने से पहले आपको जरा यहाँ पर सीखना पड़ेगा कलन क्या होता है। कलन के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। कलन का मतलब होता है कैलकुलस। कलन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैलकुलस। ठीक है, मैथ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, वो रहती है कैलकुलस की। कैलकुलस का ये मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी डिस्टेंस में चेंज निकालना। हर चीज में आजकल चेंज हो रहा है, तो चेंज को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैलकुलस का यूज करते हैं, कलन का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कलन क्या होता है? कैलकुलस। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैलकुलस बोलते हैं। इसके अंदर 2 ब्रांच आती है, यानी 2 शाखाएं इसकी है कलन की। फर्स्ट वाली शाखा आपको, देखिए फर्स्ट वाली शाखा को आप क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट वाली शाखा को आप बोलेंगे डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, और सेकंड वाली जो शाखा है, ब्रांच है अवकलन की, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा इसका बेसिक बता दूं मैं आपको। देखिए, डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं अवकलन। पहली बात, कलन के अंदर आपको क्या सीखना होता है? अवकलन सीखना होता है। और दूसरी बात, आपको समाकलन सीखना होगा। ठीक है, ये दोनों ब्रांच क्या है कैलकुलस के। ठीक है, समाकलन। ठीक है, क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे? कलन आपको सीखना है। कलन के अंदर पहले आपको अवकलन सीखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा, और फिर आपको इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले, अब यहाँ पर बात आती है कि डिफरेंशिएशन को सीखने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन को सीखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी यानी सातत्य। क्या सीखना पड़ेगा? सातत्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? सातत्य। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन को सीखने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? सातत्य, कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, और कॉन्टिन्यूटी को सीखने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? लिमिट।
ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपने सीखा है, 11th क्लास में आपने लिमिट सीखे, लिमिट सीमाएं, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फलन का मान, तो ये आपने फर्स्ट ईयर में सीखा है बेसिकली। तो यानी कॉन्टिन्यूटी यानी सातत्य को सीखने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, पहले लिमिट्स। लिमिट का जो कंसेप्ट है वो आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, लिमिट्स, ठीक है। इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, सीमाएं, क्या बोलेंगे, सीमाएं, ठीक है। तो यानी सातत्य के अंदर आपको सबसे पहले क्या सीखना है, लिमिट सीखना है, फलन का मान निकालना सीखना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक बात समझाऊंगा, ठीक है। ये तो केवल मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको कि हमें यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले हम कहाँ से करेंगे स्टार्टिंग, सबसे पहले हम लिमिट सीखेंगे थोड़ा सा। 11th क्लास की जो लिमिट्स है, जिसने नहीं पढ़ा है उसको हम ये सिखाएंगे, पहले थोड़ा सा लिमिट सिखाएंगे, उसके बाद सातत्य पे आएंगे, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन पे आएंगे, और जैसे ये खत्म हो जाएगा उसके बाद जो बाद में चैप्टर 7 आएगा, जो इंटीग्रेशन का चैप्टर है, वो बाद में आएगा, ठीक है। तो यानी पहले आपको क्या सीखना है, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी और इसमें डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। चलो यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी, तो पहले इसको नोट कर ले। ये एक मैंने ओवरव्यू दिया है, ठीक है, चैप्टर का, कि हमें इसमें क्या क्या करना है। पहले सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा लिमिट, और फिर सातत्य, फिर अवकलनीयता, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर ले। तो अब देखिए सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा कि सातत्य क्या है। अब हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो अब देखिए, बिल्कुल इसको मैं हटा देता हूँ, रफ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने केवल आपको बता दिया है। तो यानी हमें जाना है उल्टा, अब उल्टा हमें सीखना है, ठीक है। उल्टा मतलब क्या है कि पहले सीमाएं हम सीखेंगे, फिर सातत्य सीखेंगे, फिर अवकलनीयता यानी अवकलन हम सीखेंगे, फिर आएंगे, जब ये सब हम सीख लेंगे तो फिर आता है समाकलन, इंटीग्रेशन, फिर वो सीखेंगे, ठीक है। चलो बातें क्लियर हो रही होगी, थोड़ा इसको लिख लेना, स्टार्टिंग में बेसिक है ही, ठीक है, बातें आपको समझ में आएगी। तो डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा लेता हूँ। देखिए बेसिक जो मुझे क्वेश्चंस में यूज करना है, जो क्वेश्चंस में यूज होगा कंसेप्ट में, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मान लिया आपके पास एक फंक्शन है, माना लेट एफ ऑफ एक्स, मेरे पास एक फंक्शन है 2x प्लस में 3, ठीक है। और हमसे पूछ लिया इस फलन का आपको x इक्वल टू 2 पर मान ज्ञात करना है, ठीक है। x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट, इस फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले ध्यान से देखिएगा। 11th क्लास में आपने पढ़ा है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। इस फंक्शन की वैल्यू आपको पॉइंट x इक्वल टू 2 पर फाइंड आउट करनी है। कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सीक्वेंस में कैसे लिखते हैं, सीक्वेंस में भी समझाऊंगा। देन आपको सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है, पहले आपको फंक्शन लिखना है, पहले आपको फंक्शन लिखना है। मुझे इस फलन f ऑफ x के 2x प्लस 3 एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू मुझे x इक्वल टू 2 पर फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुटअप कर लूँगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पुट x इक्वल टू 2। देन जहाँ पर देखिए f है, f आपने सेम रखा है, x के स्थान पर, x के प्लेस पर आपको 2 पुट करना है। 2 यहाँ पर रख दिया, 2 इंटू में 2 प्लस में 3। तो देन यहाँ से f2 इक्वल टू कितना आएगा, 2 2 जब 4 प्लस में 3, इट मीन्स डैट f2 इक्वल टू 7। इसका क्या मतलब है कि जो ये फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की जो x इक्वल टू 2 पर वैल्यू क्या है, 7 है। तो यानी ये तो होता है फलन का मान, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, फलन का मान बोलेंगे, जो कि आपको समझ में आ गया है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, बहुत क्वेश्चन किए हैं। तो फिर भी मैंने आपको, देखिए मैं आपको बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जीरो लेवल से, ठीक है। अगर 11th में आपने लिमिट नहीं सीखी तो यहाँ पर आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। लेक्चर को पहले आप ध्यान से देखिएगा, लेक्चर अभी बेसिक रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है। अब किसी बच्चे ने कह दिया कि अगर f(x) हमारे पास कोई फंक्शन है 2x माइनस 1 है, और इस फंक्शन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x इक्वल टू -1/2 पर। इस फंक्शन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x इक्वल टू -2 पर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिमिलरली आपको कुछ नहीं करना है, आपको x की वैल्यू 1/2 पुट कर लेनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए
सबसे पहले एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास फंक्शन था, इस फंक्शन में पुट x इक्वल टू आपको क्या रखना है, -1/2 पुट करना है। तो इट मीन्स डेट x के प्लेस पर -1/2 पुट कर लो आप। 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू -1/2, -1 एज इट इज है, 2 से 2 वन टाइम कट हो जाएगा, f इक्वल टू -1/2 इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पर 2 से 2 वन टाइम कट हो गया, -1 का 1 में -1 इट मीन्स डेट f ऑफ -1/2 इक्वल टू -2 आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है डियर स्टूडेंट कि जो x इक्वल टू -1/2 मैंने पॉइंट लिया है, जो वैल्यू लिया है एट x इक्वल टू 1/2 पर जो वैल्यू आ रही है इस फंक्शन की वो क्या आ रही है, -2 आ रही है। और इस वाले पॉइंट पे क्या आ रही है, x इक्वल टू 2 पर 7 आ रही है। तो ये तो हुआ फलन का मान, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फलन यानी फंक्शन, फलन f ऑफ x का मान x इक्वल टू 2 पर कितना है, f ऑफ 2 इक्वल टू कितना आएगा, 7 आ रहा है यहाँ पर, तो 7 हो गया। ये इसको लिखने का तरीका है कि फलन का मान कैसे लिखेंगे, ठीक है। फलन के मान को लिखने का प्रोसेस ये होता है कि f ऑफ x इक्वल टू 2 पर जो इस फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ 2 इक्वल टू 7 आ रही है, तो इसको हम ऐसे लिखकर दिखाते हैं, ठीक है। अगर मान लिया कि f इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x - 1 एक फंक्शन है और ये हमारे पास पॉइंट गिवन है x इक्वल टू -1/2 पर इसकी हमें इसका मान बताना है फलन का। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर लिख देंगे सेम कि फलन f ऑफ x का मान x इक्वल टू -1/2 पर कितना है, -2 है, ठीक है। तो ये तो हो गया फलन का मान, ठीक है। बातें आपको समझ में आएगी, धीरे धीरे आप सीखते जाइएगा। जब आप सीख जाएंगे एक एक बातें तो आपको समझ में आने लग जाएगा ये लिमिट क्या होती है, ठीक है। तो फलन का मान फर्स्ट ईयर में आपने सीखा है, मैंने एक बार आपको समझा लिया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आगे देखिए, फलन का मान आपने सीख लिया है। अब लिमिट के बारे में मैं आपको और समझा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट ईयर में आपने क्या सीखा है, मान लिया कि अगर कोई फंक्शन मेरे पास गिवन है, मुझे क्या दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल में ले लेता हूँ आपको सिखाने के लिए एक बार। देखिए सबसे पहले एक लिमिट एक्सटेंडिंग टू f ऑफ x, ठीक है। और हमें जो फंक्शन दिया हुआ फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2x - 3 है, ठीक है। पॉइंट x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 2x - 3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन का मान आपको निकालना है। फंक्शन आपके पास एक ही फंक्शन है, डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन की वही वैल्यू आपको पुटअप कर लेनी है। तो देखिए कैसे पुटअप करेंगे, सबसे पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2x - 3 है, ठीक है। फंक्शन हमारे पास वन फंक्शन है, सोचने की जरूरत नहीं है, एक फंक्शन है, सीधा आपको वही फंक्शन पुटअप कर लेना है। और देन जिस पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट पूछ रखी है उसको पुटअप कर लो बस डायरेक्ट, ठीक है। तो मुझे x इक्वल टू 2 है और इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां से लिमिट यहां पर पुट कर दूंगा, तो यहां से लिमिट का सिंबल हट जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 - 3 कितना आएगा, 2 2 जब 4 माइनस में 3 इक्वल टू 1, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स यानी 2x - 3 की जो वैल्यू आएगी, इस पूरे लिमिट का जो मान आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ऐसे आपने लिमिट सीखा है। तो ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी कि हमें लिमिट कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से आगे, इसको पहले आप लिख ले एक बार, ठीक है। इसको पहले लिख ले, जो मैं समझा रहा हूँ पहले इसको एक बार लिख ले। तो यानी अब आपने समझ लिया है फलन का मान कैसे निकालते हैं। अगर फंक्शन केवल वन फंक्शन हमारे पास है और हमें केवल लिमिट का मान पूछ रहा है, ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, हमें केवल लिमिट पूछ रहा है इस पॉइंट x इक्वल टू 2 पर, तो हमने निकाल दी 1 आएगी। सोचने की जरूरत नहीं है, फंक्शन को डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा फंक्शन यहाँ पर लेंगे, ठीक है। ये बात आगे आपको समझ में आएगी, पहले आप स्टार्टिंग से देख ले। अगर सिंपल लिमिट का क्वेश्चन था और इसकी लिमिट हमें 2 पुटअप करनी है, तो लिमिट 2 पुटअप करके हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो ये तो सिंपल कंसेप्ट था, ठीक है। अब आगे देखिए,
तो डियर स्टूडेंट ये थोड़ा फर्स्ट ईयर का था, ठीक है, ये थोड़ा फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट था, मैंने बता दिया आपको। अब देखिए थोड़ा और समझा लेता हूं मैं। देखिए मान लिया एक क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस में 2 अपॉन में एक्स प्लस में 1 है। अब इसकी आपको लिमिट निकालनी है एक्स टेंडिंग टू 5 पर, ठीक है, एक्स टेंडिंग टू 5 पर इस फंक्शन को आपको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बताने कितनी आएगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले आपको चेक करना है कि अगर इस x की लिमिट यहाँ पर पुट करने से, x की वैल्यू रखने से क्या ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। यानी यहाँ पर देखिए इस लिमिट को यहाँ पर पुट करने से 0/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात 0 मल्टीप्लाई 0 की फॉर्म ना बने और 0 मल्टीप्लाई 1 की फॉर्म ना बने, ठीक है। तो ये नहीं बनना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। अब ठीक है, अब मान ले मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ, तो पुटअप करने से मुझे अगर ये कंडीशन मिल रही है तो मुझे पुटअप नहीं करना है लिमिट। ये बात आपको अपने माइंड में ही चेक कर लेना है। देखिए अगर मैं इस लिमिट को पुट करता हूँ 5 ऊपर स्क्वायर माइनस में 2 5 प्लस में 1 है, सॉल्व करो जरा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 2 5 1 6 कितना आएगा, 25 में से 2 माइनस करो कितना आएगा, 23/6 आएगा, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही थी, इसीलिए मैंने लिमिट डायरेक्ट पुट कर दी और इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अगर मान लिया ऐसा मैं यहाँ पर नंबर रख लूँ कि ये पूरा 0/0 की फॉर्म बन रही है, यानी अनडिफाइन बननी फ्रैक्शन, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित हो रहा है फंक्शन, तो आपको इसकी वैल्यू नहीं रखनी, लिमिट की वैल्यू नहीं रखनी है। पहले या तो आपको फैक्टराइज करना है, अगर डिनोमिनेटर में कोई रूट वाली वैल्यू है तो वहाँ पे आपको रैशनलाइज करना होता है, परिमेयकरण करना होता है, ठीक है, फिर आपको लिमिट पुटअप करनी होती है। बस आपको ध्यान रखना कि लिमिट को डायरेक्टली यहाँ पर पुट करके अगर वो 0 अनडिफाइंड बन रहा है, फंक्शन नॉट डिफाइंड बन रहा है, अपरिभाषित बन रहा है, तो आपको नहीं रखना है। आपको पहले या तो उसको फैक्टराइज करना है और या तो फिर उसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, और फिर आपको इसमें लिमिट पुटअप करनी है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा और ये जो फंक्शन होगा वो परिभाषित हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखिए, अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मान लिया कि एक मेरे पास क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 पर एक्स स्क्वायर -5/x -5 है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है। तो अब डियर स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर मान लो 25 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मुझे इसकी मतलब लिमिट निकालनी है एक्स टेंडिंग टू 5 पर। इस फंक्शन की मुझे लिमिट फाइंड आउट करनी है एक्स टेंडिंग टू 5 पर। कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा, देखिए अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट पुटअप करता हूँ तो 5 - 5 0 हो जाएगा, और हमेशा ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। अगर ये 0 हो रहा है तो ये जो फ्रैक्शन हो जाएगी ना, ऐसे बन जाएगी, ये ऐसे मान लो इस वाली फॉर्म की आपको दिख जाएगी, क्योंकि इसके हर में 0 हो जाएगा। अगर हर में 0 आ गया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइन हो जाएगी फ्रैक्शन ये, यानी ये फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये अनडिफाइन नहीं होना चाहिए इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर ये लिमिट डायरेक्ट पुट करने से ये अनडिफाइंड बन रहा है, ठीक है, अगर ये लिमिट डायरेक्ट पुट करने से ये फंक्शन अनडिफाइंड बन रहा है तो आपको पहले फैक्टराइज करना है, या तो इसके फैक्टर ज्ञात करें या तो इसको रैशनलाइज करें। देखिए यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है और इसके फैक्टर संभव है, ठीक है, इसके फैक्टर हम निकाल सकते हैं न्यूमरेटर के, तो हम निकाल के देख लेते हैं, और इसके बाद आपको पुट करनी होती है वैल्यू, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट पुट करा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड बन जाएगा। इस x को लिख लो x का स्क्वायर, ये तो पहले से दिया हुआ है। 25 को लिख लो आप 5 का स्क्वायर अपॉन में x माइनस में 5 हो गया। लिमिट x टेंडिंग टू 5 एक्स स्क्वायर -5 का स्क्वायर, इसको लिख लो आप x + 5 और x माइनस में 5 अपॉन में x - 5। देखिए फॉर्मूला आपके सामने होता है कि a² - b² a + b a - b। इस वाली फॉर्म की देखिए मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था, तो मैंने ये वाली फॉर्म यहाँ पर देखी तो मैंने ये वाला यूज कर दिया फॉर्मूला, ठीक है। ये फैक्टर सेम है, कट जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में कोई नंबर ऐसे नहीं है कि जो इस फंक्शन को 0 कर दे, यानी x + 5 सिंपल फॉर्म में ऐसे। अब यहाँ पे लिमिट आप पुट कर ले तो कितना आएगा, 5 + 5 यानी
10, तो यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5x² माइनस 25x माइनस 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 पर 10 आएगी। कितनी आएगी, 10 आएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि ये तो था फर्स्ट ईयर का बेसिक। ठीक है, अभी 12th क्लास का बेसिक स्टार्ट नहीं हुआ है, अब स्टार्ट होगा। थोड़ा सा मैंने आपको याद दिला दिया कि बेसिकली आपको सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अब हमें क्या सीखना है, सातत्य। क्या सीखना है, सातत्य। तो देखिए, सबसे पहले सातत्य की हेडिंग यहाँ पे आप लगा लें। ठीक है, सातत्य इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी। ठीक है, चलो अब सुनिए, पहले सातत्य को सीखने से पहले आपको लिमिट सीखनी पड़ेगी। क्या सीखनी पड़ेगी, लिमिट्स क्या होती है। ठीक है, तो पहले मैं आपको लिमिट सिखाता हूँ जरा। देखिए कि लिमिट का सिंबल कैसे होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, उसका प्रतीक क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें पहले मैं आपको समझा लेता हूँ, फिर आएंगे हम सातत्य पर। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से, पहला तो यहाँ लिख ले कि माना f ऑफ x एक फलन है। माना f ऑफ x एक फलन है तथा x बराबर a बिंदु पर, x बराबर a बिंदु पर फलन fx की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को ज्ञात करने का तरीका, ज्ञात करने का तरीका या मेथड लिख सकते हैं आप। तरीका बोल लो, रूल बोल लो, या फिर मेथड बोल लो यहाँ पर। ठीक है, मेथड क्या होंगे देखिए पहले ध्यान से। मैंने क्या लिखा है कि माना f ऑफ x एक फलन है तथा x बराबर a पर बिंदु पर फलन fx की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को ज्ञात करने का जो मेथड होगा वो क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले कैसे निकालेंगे इस फंक्शन की x बराबर a पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, जैसे हमें क्वेश्चन में लिखना है वैसी बातें मैं लिखवाते हुए जा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, मान लिया पहले यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या है, x बराबर a पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से देखिए यहाँ पर x इक्वल टू a पॉइंट है। अगर मुझे इस x इक्वल टू a पर इस फंक्शन f ऑफ x की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, इसकी लेफ्ट साइड इधर की साइड है और इसकी राइट साइड इधर की साइड होगी। तो पहले तो यहाँ लिख लिया आप, इधर की साइड क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब साइड है इसकी, और इधर क्या है, राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड लिमिट हम यहाँ से निकालेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से रखते हुए आऊँगा, राइट साइड से x की वैल्यू रखते हुए अगर मैं x के पास आऊँगा तो ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट से मैं वैल्यू रखते हुए x के पास आऊँगा यानी a के पास आऊँगा, यहाँ पर आऊँगा तो उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। अब अगर मैं x की वैल्यू रखते हुए मैं कहाँ से आ रहा हूँ, राइट हैंड साइड से आ रहा हूँ x के पास, तो मैं क्या बोलूँगा, a प्लस बोलूँगा a को। ठीक है, अगर x की वैल्यू यानी a अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से रखते हुए a के पास आ रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, a माइनस। ठीक है, क्या लिखूँगा मैं, a माइनस और यहाँ पर a प्लस। ठीक है, और सुनो पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट रखने के लिए आपको x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x के स्थान पर आपको रखना पड़ता है a माइनस में h। अब देखिए a माइनस में h क्या है, a माइनस समथिंग, मतलब इसके पास नहीं, एग्जैक्ट a नहीं, इससे थोड़ा कम, स्लाइटली लेस देन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि a से थोड़ा कम इसके पास है लेकिन थोड़ा कम, यानी a माइनस h यानी स्लाइटली लेस देन, थोड़ा सा कम है। और राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे,
x के स्थान पर हम रखेंगे, जहाँ हमारे फंक्शन में x होगा वहाँ हम क्या रखेंगे, a प्लस में h रखेंगे। इसका मतलब है कि स्लाइटली ग्रेटर देन, x से थोड़ा ज़्यादा, x से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो ये बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो आपको सिंबल है आपको पहले लिखना है यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फ्री, यहाँ पर बराबर का निशान लगाना है, फिर यहाँ लिखना है आपको लिमिट एक्स टेंडिंग टू, हमें बिंदु ए पर बताना है इस फलन की लिमिट लेफ्ट और राइट हमें किसे बताना है, एक्स इक्वल टू ए पर। तो हमने क्या लिखा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। अब निकालनी है हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखते हैं, ए माइनस, उस बिंदु को क्या लिखेंगे, ए माइनस। तो देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स फंक्शन आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि अगर किसी बिंदु पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उस बिंदु के ऊपर हम क्या लगा देंगे, माइनस का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, मान लिया मुझे 2 पे निकालना है, x इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 के ऊपर लिखूंगा माइनस। अगर मुझे x इक्वल टू 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी तो मैं इस 2 के ऊपर क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम उस बिंदु के ऊपर माइनस लगाते हैं, और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम उस बिंदु के ऊपर प्लस लगाते हैं। ठीक है, अब सुनिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको पुट x, जहां पर x होगा ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको हमेशा यही करना है। मैं रोल बता रहा हूँ, समझिए ध्यान से। इसके बाद फंक्शन देखिए, वैल्यू रखने के बाद फंक्शन को लिखने के बाद जहाँ x होगा वहाँ पर आपको रखना होता है a माइनस में h। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना होता है, जहाँ पर x होता है वहाँ हम क्या रखते हैं, a माइनस में h रखते हैं। इस बात को अपने मन में गांठ बांध लो। ठीक है, सही से। अब देखिए क्या करना है, लिमिट, देखिए जैसे ही आपने क्या रखा है, x के स्थान पर आपने a माइनस एच रखा है, तो लिमिट क्या बन जाएगी, h टेंडिंग टू 0 बन जाएगी। कैसी बनी है, देखिए हमारे पास क्या था कि x इक्वल टू, यदि अगर हम a माइनस एच पुट कर लेते हैं तो x की लिमिट अभी तो a है फिलहाल, अगर मैं x की लिमिट यहाँ पर a पुट कर लेता हूँ तो a इक्वल टू a माइनस में h हो जाएगा, माइनस का h लेफ्ट में आएगा, प्लस का h, a प्लस का a राइट में जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, h इक्वल टू a में से a माइनस करो 0 हो जाएगा। अब 0 का क्या मतलब है, h की वैल्यू 0 का ये मतलब है कि h की जो लिमिट होगी 0 होगी। अगर h 0 है तो h जो अप्रोच करेगा वो क्या करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, यानी h की लिमिट क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी डायरेक्टली। तो यानी जैसे ही मैंने x के स्थान पर a माइनस एच रखा है तो आपको लिमिट अब यहाँ पर x इक्वल टू, यानी x टेंडिंग टू a हटाकर आपको क्या रखना है, h टेंडिंग टू 0 में इसको चेंज करना है, और फिर f आपको सेम रखना है, x के स्थान पर ये रखना है कि a माइनस में h आपको रख लेना है ऐसे। ठीक है, तो ये जो आपकी आई है, ये बेसिकली आई क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस ऐसे। ठीक है, तो ये था लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने का तरीका, मेथड था ये। ठीक है, प्रोसेस था, कंसेप्ट था कि कैसे निकालेंगे, a माइनस लगा करके, 0 माइनस लगा करके। ठीक है, तो ये क्या निकालिए आपने, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने का फॉर्मूला, ये आपको याद करना है, ये एक ही बात है। ठीक है, चलो अब सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट को निकालना सीखेंगे, इसके लिए फॉर्मूला हम सीखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, इसको लिख ले पहले आप। चलो अब राइट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है राइट हैंड लिमिट के लिए, यानी दाएं पक्ष की सीमा के लिए, इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलोगे, दाएं पक्ष की सीमा के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, फिर लगाएंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे निकालना है बिंदु ए पर, तो ए प्लस, राइट हैंड के लिए मैंने अभी क्या समझाया यहाँ पर कि राइट हैंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए प्लस, प्लस लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद एफ ऑफ एक्स फंक्शन आएगा। इसके बाद देखिए, फिर मैंने क्या कहा था कि राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, पुट x के स्थान पर हम क्या रखते हैं, x के स्थान पर अगर बिंदु a है तो a प्लस एच आपको रखना होता है, अगर यहाँ 2 होता तो 2 प्लस एच, 3 होता तो 3 प्लस एच रखते x के स्थान पर। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आपने x के स्थान पर a प्लस एच रखा है,
तो आपको क्या करना है, लिमिट को क्या लिखना है, h टेंडिंग टू 0 में चेंज कर लेना है। अभी मैंने बताया कि यदि x इक्वल टू a प्लस एच में रखता हूँ तो x की लिमिट a है। अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू मतलब x की वैल्यू a पुट कर लूँ और a सेम रख दूँ, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लूँ तो a उधर जाएगा माइनस का a, h इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब 0 का क्या मतलब है, h की वैल्यू 0 है तो मतलब h अप्रोच करेगा 0 को, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, लिमिट क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो अगर h की लिमिट 0 है फिर आपको क्या करना होता है, a प्लस एच को यहाँ जहाँ x है इसको हटाकर आपको a प्लस एच लिखना होता है, राइट हैंड लिमिट के लिए लिखना होता है ये सब, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, राइट हैंड लिमिट को निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस एच बन जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख ले पहले, तो सभी बच्चे इसको लिख ले सही से, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको बात बेसिकली समझ में आ रही होगी। देखिए हमेशा आपको यही करना होता है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट जब भी हम निकालेंगे तो x के स्थान पर a प्लस एच रखेंगे। अब a का मतलब है कि जो बिंदु दे रखा हुआ, जिस बिंदु पर आपको लिमिट निकालनी होगी वो बिंदु यहाँ पे रखा जाता है a के स्थान पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, x के स्थान पर a माइनस एच रखेंगे और लिमिट h टेंडिंग टू 0 में चेंज कर देंगे, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो पहले आप इसको लिख ले। अब आपने क्या सीखा कि राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा, इसके बाद आएंगे हम सातत्य पर, ठीक है। अभी मैं सातत्य पर नहीं आ रहा हूँ, हेडिंग मैंने लगा रखी है, पहले आपको लिमिट समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले आपको सीमाएं थोड़ा समझा रहा हूँ। चलो अब सीमाएं आपने सीख लिया है, अब थोड़ा सातत्य पे आएंगे, ठीक है, और उसके बाद सातत्य के अंदर हम सीख लेंगे थोड़ा बहुत। देखिए सातत्य क्या होता है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, लगातार चलना, लगातार चलना। देखिए एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, बात आपको समझ में आएगी। मान लिया, देखिए मान लिया कि आपको केदारनाथ, देखिए यहाँ पर एक प्लेस का नाम लिख रहा हूँ मैं, केदारनाथ, केदारनाथ से आपको जाना है कहाँ पे, हरिद्वार। केदारनाथ से आपको हरिद्वार जाना है, मेरी बात को ध्यान से समझना। एक मेरे पास केदारनाथ का एक मान लिया बस है मेरे पास, ये मैंने इस पर टायर लगा लिया, ठीक है। केदारनाथ की एक बस है, मुझे यहाँ से हरिद्वार आना है, ठीक है। मुझे कहाँ से आना है, केदारनाथ से सीधा मुझे एक बस मिली है। अब मुझे इस बस से कहाँ पे जाना है, हरिद्वार सिटी में जाना है। कहाँ जाना है डियर स्टूडेंट, हरिद्वार जाना है, ठीक है। सातत्य को मैं आपको सिखा रहा हूँ, पहले ध्यान से मेरी बात को समझना, लेक्चर आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, केदारनाथ से जा रहा हूँ मैं हरिद्वार, किससे जा रहा हूँ, बस से जा रहा हूँ। ये मेरे पास क्या एक बस है, केदारनाथ में एक बस स्टैंड, मतलब बस स्टैंड पे बस लगी हुई है केदारनाथ से हरिद्वार की। तो मैं क्या करूँगा, केदारनाथ की बस लेकर के मैं हरिद्वार जाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट मुझे बस मिल गई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने यहाँ से बस में मतलब यहाँ से बस में बैठा और सीधे कहाँ पहुँच गया, हरिद्वार में पहुँच गया। अब देखिए बस कहीं पे रुकी नहीं है, स्टेशन कोई नहीं आया है, बस डायरेक्ट चल रही। मान लिया मैंने कि केदारनाथ से डायरेक्ट बस कहाँ की है, हरिद्वार की है, ठीक है। बस मैंने चेंज नहीं की है, ना ही मैंने कहीं पे स्टॉप, मतलब मैं कहीं पे रुका भी नहीं हूँ, मैं एकदम लगातार चलता रहा हूँ, कंटिन्यूअस में चलता रहा हूँ और केदारनाथ से मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, हरिद्वार आ चुका हूँ। तो देखिए अगर ये स्टेशन मतलब ये बस अगर कहीं पे रुके ना, ठीक है, कहीं पे अपना स्थान चेंज ना करे, मैंने बस नहीं चेंज की है, एक ही बस से एक ही समय में एक ही बस से लगातार मैं उसी बस से कहाँ आया हूँ, हरिद्वार आया हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सतत यात्रा है मेरी। बोलते हैं ना कई बार कि मेरी यात्रा सतत रही है। सतत का मतलब क्या होता है, सातत्यता, यानी सतत होना, कंटिन्यूअस चलना, लगा मतलब रुकना नहीं है कहीं पर भी। सतत का मतलब क्या होता है कि रुकना कहीं पर नहीं है, ठीक है। आपने सुना होगा जनरली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारी यात्रा कैसी रही है, कि वो बोलते हैं कि मेरी यात्रा सतत रही है। सतत का मतलब होता है कि एकदम
कंटिन्यूअस रही है, कहीं पर गाड़ी रुकी नहीं है और कहीं पर उसने स्टॉप नहीं लिया है, वो एकदम अपने पथ पर चलते हुए ठीक है अपने स्थान तक पहुंच गई है। तो ये होता सततता, यानी सतत होना, संतत होना, ठीक है। तो इसकी यात्रा, मेरी जो यात्रा थी वो कैसी थी, कंटिन्यूअस थी, कंटिन्यूअस, ठीक है, यानी सतत यात्रा थी, यानी मैं कहीं पे रुका नहीं हूँ, मैं केदारनाथ से हरिद्वार पहुंच चुका हूँ, इसीलिए मेरी यात्रा कैसी है, सतत है। अब दूसरी बात मैं आपको समझाऊं, असतत क्या होता है। देखिए असतत को ध्यान से आपको सीखना है। देखिए देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लिया कि मैं केदारनाथ से आ रहा था हरिद्वार, ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं केदारनाथ से हरिद्वार आ रहा था, किससे, बस से। लेकिन बस ने मुझे कहाँ पे छोड़ा, मुझे बस ने छोड़ दिया मान लिया रुद्रप्रयाग में। देखिए ये बस जो मुझे, देखिए मुझे जाना था केदारनाथ से हरिद्वार, लेकिन बस मुझे कहाँ की मिली है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की बस मिली है मुझे। कहाँ की बस मिली है डियर स्टूडेंट, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की बस मिली है। लेकिन मुझे जाना कहाँ से था, मुझे जाना था केदारनाथ से हरिद्वार, मुझे बस कहाँ की मिली है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की मिली है। फिर मैंने रुद्रप्रयाग से दूसरी बस ली हरिद्वार की, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, रुद्रप्रयाग से दूसरी बस ली मैंने हरिद्वार की, ठीक है। मान लिया मैंने यहाँ पर हरिद्वार है, मैंने क्या किया, केदारनाथ से दूसरी, मतलब केदारनाथ से पहले मैं रुद्रप्रयाग आया, फिर मैंने वहाँ से बस की चेंज, फिर मैं कहाँ गया, हरिद्वार। यहाँ आप थोड़ा सही से लिख ले इसको, हरिद्वार, ठीक है। सुनिए पहले ध्यान से, केदारनाथ से मैं कहाँ गया, पहले रुद्रप्रयाग गया, वहां से मैंने बस चेंज की, स्टॉप किया और फिर मैं हरिद्वार आया। तो यानी यहाँ पर यात्रा मेरी क्या होगी, असतत हो गया। मतलब जिस बस से पहले मैं जा रहा था वही बस मेरे पास नहीं है, मैंने स्टॉप भी अपना चेंज किया, बस भी चेंज किए है, फिर मैं हरिद्वार आया हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर, देखिए पहले केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार, यानी 3 स्टॉप आ गए यहाँ पर, यानी यहाँ पर ये बिंदु चेंज हो गया, ये अलग बिंदु आ चुका है यहाँ पर रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग क्या आ चुका है, अलग बिंदु आ चुका है। मुझे यहाँ नहीं जाना था, बस मैंने यहाँ पर क्या किया, बस को चेंज किया है, एक्सचेंज की है बस। तो अगर इस केस में अगर मैंने इस बस को चेंज किया है, मुझे जाना था केदारनाथ से हरिद्वार, मैंने इस बिंदु को चेंज कर दिया, यानी यहाँ पर ग्राफ टूट जाएगा, इस बिंदु पर फंक्शन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर फंक्शन टूट जाएगा तो मतलब जो मेरी यात्रा थी वो सतत नहीं थी, असतत थी, यानी डिसकंटिन्यूटी थी, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस, यानी क्या हुआ कि मेरी यात्रा यहाँ पर असतत रही है, ठीक है। असतत का मतलब क्या होता है कि संतत ना होना, सतत का मतलब है कि इस स्टेशन से मैं डायरेक्ट, मुझे एक ही बस मिली और वो कहीं पे रुकी भी नहीं है, वो सीधा कान लेके आई, मुझे हरिद्वार लेके आई है। अब यहाँ पर क्या हुआ, केदारनाथ से पहले रुद्रप्रयाग आया हूँ, फिर यहाँ से दूसरी बार चेंज की है, फिर मैं आया हूँ हरिद्वार। तो इस केस में क्या हुआ कि पॉइंट चेंज हो गया, बदल गया, ये बिंदु अलग आ गया, यानी स्टॉप यहाँ पे टूट गया। अगर स्टॉप टूट गया है तो इसका मतलब क्या है कि जो यात्रा है मेरी वो असतत रही है, यानी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो यानी अब आप समझ गए हैं कि सतत और असतत का मतलब क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब आगे देखिए आप, अब देखिए इसी बात को अब मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ। एक जनरली मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया है, अब मैं इसी बात को आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ। डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर क्या लिखा, ऊपर लिखा मैंने सतत फलन का ग्राफ, सतत फलन का ग्राफ, सतत फलन का ग्राफ यहाँ पर आपको समझाऊंगा। और इसके बाद राइट साइड में असतत, डिसकंटिन्यूटी, असतत फलन का ग्राफ, फलन का ग्राफ, ठीक है। क्या करूंगा मैं, यहाँ पर आपको समझाऊंगा सतत फलन का ग्राफ और यहाँ पर समझाऊंगा असतत फलन का ग्राफ। ग्राफ के द्वारा कैसे समझेंगे, जनरली हमने एक एग्जाम्पल लिया नॉर्मल सा, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब ग्राफ द्वारा देखिए, ये x, ये y डैश है, ये y पॉजिटिव, इधर x डैश और इधर x पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ग्राफ है मेरे पास। अब देखिए ध्यान से, मान लिया ये मैंने ऐसे कोई ग्राफ खींच लिया है। देखिए मैंने क्या किया, पेन को उठाया नहीं है कहीं पर, पेन को मैंने, देखिए सिंपल भाषा में आप क्या बोल सकते हैं, रफ लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि मैंने पेन को ऐसे पकड़ा, ऐसे लिया
और डायरेक्ट ये ग्राफ खींच रहे, बिना पेन उठाए मैंने ग्राफ बनाया है, मतलब पेन को नहीं उठाया है और सीधे मैंने ग्राफ खींचा। अगर बिना पेन उठाए अगर आप कोई ग्राफ खींचते हैं तो वो हमेशा सतत फलन का ग्राफ बनता है। देखिए मैंने यहाँ पर मतलब पेन की नोक रखी है और ये ग्राफ खींचना स्टार्ट कर लिए बिना उठाए पेन। अगर बिना उठाए आप कोई ग्राफ खींचते हैं तो वो क्या होता है, सतत होता है, कहीं पर टूट नहीं रहा है, पॉइंट भी चेंज नहीं हो रहा है, एकदम सतत चल रहा है, कंटिन्यूअस ये फंक्शन के ग्राफ है। ठीक है, तो यानी जो ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन का मान लिया ग्राफ है तो ये क्या होगा, ये है सतत फलन, सतत फलन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, सतत फलन हो गया। अब देखिए असतत फलन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, मान लिया ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये वाई पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मान लिया मैं यहाँ पे आया ऐसे, फिर मैंने पेन को उठाया, फिर यहाँ से लिया, फिर ऐसे ही। अब देखिए ग्राफ टूट गया है, यहाँ पर ग्राफ टूट गया, यानी इसके यहाँ पर पॉइंट चेंज हो गया है। इस पॉइंट पर मान लिया x इक्वल टू ए है और इस पॉइंट पे मान लिया x इक्वल टू बी है। देखिए यहाँ पे ग्राफ टूट रहा है, सतत ग्राफ नहीं है, कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं चला है। मैंने क्या किया है, ग्राफ यहाँ तक खींचा, पेन उठाया, फिर दोबारा खींचा, तो यहाँ पर बिंदु बदल चुका है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया, करेक्शन हो गया है, टूट गया है ये। अगर टूट गया, अगर ग्राफ टूट जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, असतत फलन बोलते हैं। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर ग्राफ ना टूटे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सतत फलन बोलते हैं। अगर ग्राफ टूट जाए कहीं पर, हम अगर अपने पेन को उठा दे और फिर दोबारा खींचे ग्राफ, तो वो क्या होता है, असतत फलन होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है, ये जो ग्राफ है ये किसका है, असतत फलन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, असतत फलन का मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, तो दोनों फलन के ग्राफ आप सीख गए हैं। ग्राफ द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिए मैथ में कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या सर हम यही करेंगे, नहीं, नो, ये स्टेप नेसेसरी नहीं है कि हमें हर बार यही करना है। इसके लिए पर्टिकुलर हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास क्या है, सातत्य को चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए फॉर्मूला है, पर्टिकुलर फॉर्मूला हमारे पास है। उसके द्वारा हमें क्या करना है, किसी फंक्शन को ये बताना है कि ये संतत है या असंतत है। ठीक है, परिभाषित है या अपरिभाषित है। ठीक, समझाने के लिए एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ रही होगी। तो डियर स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं और संतत यानी सातत्य को समझने के लिए एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। वही फॉर्मूला आपको याद रखना है, उससे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, सातत्य की जांच करने के लिए सूत्र, जांच करने के लिए सूत्र। ठीक है, सातत्य की जांच करने के लिए सूत्र क्या होगा, देखिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यदि x f ऑफ x एक फंक्शन है, fx एक फलन है। ठीक है, fx क्या है, एक फलन है, मैंने मान लिया, और x इक्वल टू a एक बिंदु है, एक बिंदु है। ठीक है, अब सुनिए, एक फंक्शन दे रखा होगा आपके पास, एक बिंदु दे रखा होगा और आपको चेक करना है कि ये फलन सतत है ये असतत है। कैसे चेक करेंगे, देखिए ध्यान से, इस x इक्वल टू a पर ये फंक्शन fx सतत है ये असतत है, ये चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंडिंग टू बिंदु a पर क्या, a माइनस बताया मैंने f ऑफ x। फिर क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु पर इस फंक्शन की आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंडिंग टू a प्लस लेंगे f ऑफ x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कैसे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए
ए माइनस एच रख देना, वो तो बाद की बात है। बस अभी आप इसको सिंपल की फॉर्म में, तो सिंपल रूप में इसको लिख ले पहले, और फिर क्या करना है, एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर फलन का मान, फलन का मान। ये देखिए, अगर ये तीनों चीजें इक्वल आती है, मान लिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू ए पॉइंट पर इस फलन एफ एक्स का मान, ये तीनों चीजें अगर इक्वल आ रही है, बराबर आ रही है, तो हम बोलेंगे ये फलन क्या होगा, संतत होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे लिख लेते पहले। अब इसको लिखना कैसे है, पहला तो सिंपल रूल ये है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का मान। अगर f इक्वल टू ए पर, देखिए अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि उस फंक्शन की इस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इस फलन का मान x इक्वल टू ए पर बराबर आ रहा है, तो ये फलन एफ एक्स क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, दूसरी बात, इसको लिखने का तरीका क्या, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते थे हम सिंबल की फॉर्म में, ये इसके नीचे आप ये लिख लो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू इक्वल आती है, यदि राइट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका ये है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स और फलन का मान एफ ऑफ ए है, यानी ये भी इसको लिखने का तरीका है, ये भी इसको लिखने का तरीका है। मैंने क्या लिखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और एफ ए की वैल्यू यदि बराबर आ जाए, इस फंक्शन, ये फंक्शन है, ये बिंदु है, इस बिंदु पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट और इसका फलन का मान, अगर ये तीनों इक्वल आ जाए, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही है। इसको अगर आपको थोड़ा होल लिखना है तो देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x के स्थान पर अगर a माइनस एच रख लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस में h में लिख सकते हैं, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर भी आपको क्या रखना है, राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस एच और फलन का मान तो एफ ए रहेगा बिंदु ए पर। अगर ये तीनों बातें भी एक ही बात है, ये एक ही बात है, अगर ये तीनों इक्वल है, तो ये फलन क्या होगा, एफ एक्स फलन क्या होगा, x इक्वल टू ए पर संतत हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी कि कैसे हमें चेक करना है कि फलन संतत है या असंतत है। एक रूल है जो मुझे हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए इसको पहले आप लिख ले सही से, बिल्कुल इसको पहले सही से लिख ले। ठीक है, तो ये हो गया इसको लिखने का तरीका। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते और करके आप कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, देखिए अब मैंने ए के ऊपर ना लगाया प्लस, ना लगाया माइनस, सिंपल ए का मतलब है कि ये दोनों लिमिट एक साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। ऐसे भी कहीं पर दिख जाता है, तो इसका मतलब भी क्या है कि जो ये लिमिट है, इसकी वैल्यू अगर इस फंक्शन के बराबर है तो फलन संतत होगा। अब मैंने इसे ए के ऊपर ना माइनस लगाया ना यहाँ पर प्लस लगाया, इसका मतलब ये दोनों एक साथ मैंने ऐसे लिख दिया, लिमिट को एक साथ लिख दिया अब इसको। ठीक है, ये भी एक ही बात है, अधिकतर हमें यूज करना है ये चीज़ें, ये वाली। ठीक है, ये एक ही बात है सारी, तो ये सारी यूज होंगी, इसको आप याद कर ले, लिख ले, इसको कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा, तो इसको पहले आप नोट कर ले। इसके बाद एग्जाम्पल समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, जस्ट पहले आप इसको जल्दी से लिख ले, इसको नोट कर ले पहले, तुरंत इसको लिख ले। ठीक है, अब आगे देखिए, अब मान ले कि असंतत फलन के लिए क्या होगा, असंतत फलन के लिए बस अगर ये इक्वल ना हो, देखिए ये भी लिखवा लेता हूँ ताकि आपको बात याद रहे। देखिए यहाँ लिख लो पहले, असंतत फलन के लिए, असंतत फलन के लिए क्या होगा, अगर कोई फलन असंतत है यानी डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूअस है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जो उसकी होगी वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होगी। अगर ये इक्वल भी है, मान लिया अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उसकी इक्वल है, पर फंक्शन का मान इक्वल नहीं होगा, फिर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बिंदु ए पर फंक्शन का मान इक्वल नहीं होगा। अब इसको लिखो चाहिए सिंबल की फॉर्म में, एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर है लिमिट
एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स के, पर फलन का मान इक्वल नहीं है एफ ऑफ ए, तो फलन क्या हो जाएगा इस केस में, असंतत हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो शर्तें लिखवा रहा हूँ मैं, ये क्या है, असंतत फलन की है। ठीक है, असंतत फलन की है। ठीक है, जो मैंने अभी लिखा है वो संतत फलन की है। तो अधिकतर ये क्वेश्चन में यही पूछेंगे कि संतत फलन की जांच कीजिए और लिमिट का मान निकालिए। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, इसको भी आप पहले लिख ले एक बार, फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये सारी बातें आपने लिख ली होगी, अब एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपके सामने एक फंक्शन लिखा हुआ है कि x इक्वल टू 1 पर फलन f ऑफ x 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच कीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक बिंदु आपको दे रखा होगा, एक फलन आपको दे रखा होगा, उस बिंदु पर फलन को पूछ लेगा कि संतत है या सातत्य है या असंतत है। ठीक है, तो अब चेक करना है कि x इक्वल टू 1 पर ये बिंदु, ये जो फंक्शन f ऑफ x है 2x प्लस 3, ये संतत होगा या असंतत होगा। ठीक है, सातत्य की जाँच करनी है। कैसे करेंगे देखिए, अब यहाँ से बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, एक एक स्टेप समझाऊंगा, सीक्वेंस में लिखकर समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझ लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन। हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिख ले। इसके बाद देखिए बिंदु क्या दिया है, x इक्वल टू 1 पर क्या निकालना है, फलन। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है x इक्वल टू 1 पर, और फलन क्या दिया है, f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3। ऐसे आपने लिख लिया पहले, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको चेक करना है कि x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन संतत होगा या असंतत होगा। तो संतत चेक करने के लिए सबसे पहले इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालेंगे, या पहले आप फलन का मान निकाल ले। ठीक है, हमें क्या करना होता है, फलन को चेक करने के लिए, संतत चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी एक्सटेंडिंग, ऐसे लिख लो शॉर्ट में इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL, और राइट हैंड लिमिट, और फलन का मान किस पे निकालना है, यहाँ 1 है, F1। तो यदि अगर ये इक्वल आ जाता है, तीनों चीज़ें अगर ये बराबर हो जाता है, तो x इक्वल टू 1 पर ये फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। अगर ये बराबर नहीं आता है तो असंतत होगा। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फलन का मान निकाल लो। तो यहाँ पे लिखो आप कि पुट x इक्वल टू 1, x की वैल्यू यहाँ फलन में 1 पुट कर लो, तो f ऑफ 1 इक्वल टू कितना होगा, 2, x के स्थान पर 1 प्लस में 3, f ऑफ 1 इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस में 3, f ऑफ 1 इक्वल टू कितना आएगा, 2 3 5। तो यानी इस फंक्शन का एट x इक्वल टू 1 पर इसका जो वैल्यू आएगा इस फलन f ऑफ x का कितना आएगा, 5 आएगा 1 पर। ठीक है, अब इस फलन की हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, पूरा तरीका बता रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसके बाद क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, एक बार फॉर्मूला लिखवा लेता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू a, लेफ्ट के लिए a माइनस होता है f ऑफ x। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू जो बिंदु होगा x इक्वल टू 1 पर निकालनी है, तो 1 पर निकालना है, तो a की वैल्यू 1, तो यहाँ a के स्थान पर 1 ऊपर माइनस, और fx क्या है, अब देखिए फलन a की है 2x प्लस 3, तो यहाँ 2x प्लस 3 आपको रख लेना है। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 लेंगे सीधा, और जहाँ पर x है वहाँ क्या रखेंगे, a माइनस एच। a की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू देखिए पहले a थी तो हमने क्या रखा था, a माइनस एच, लेकिन x की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस एच रखेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 से x के स्थान पर अगर यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस में h। ठीक है, प्लस में 3। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें छोटा ब्रैकेट लगा लिया पहले, और इसको बड़े ब्रैकेट में रख ले ऐसे बिल्कुल सीक्वेंस में। अब देखिए इसके बाद आपको लिमिट पुट करनी है, देखिए 2 से
h की वैल्यू जैसे आपने लिमिट पुट की तो यहाँ से लिमिट का सिंबल हट जाएगा, तो 0 प्लस में 3 सेम, तो कितना आएगा देखिए 2 1 आएगा यहाँ पर, 2 1 2 प्लस में 3, यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है कितनी 5, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 5 आ रही है। इस जो फंक्शन की x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ रही है, फलन का मान 5 आ रहा है, यदि राइट हैंड लिमिट भी 5 आ जाती है तो ये फलन x इक्वल टू 1 पर संतत हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये थोड़ा मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है, आपने इसको लिख लिया होगा, आप एक बार इसको पहले ध्यान से देख लें, ठीक है, आपने देख लिया होगा। चलो इसकी वैल्यू मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है 5 निकाली है, ठीक है, इसको मैंने साइड में लिख लिया है। अब इसको रफ करके मैं यहीं पर राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, आपको नीचे निकालना है या साइड में निकालना है अगर आपके पास जगह है तो, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए लिख कर के फिर आपको लिखना है राइट हैंड लिमिट बराबर, इसका फॉर्मूला पहले एक बार लगा दिया आप, x टेंडिंग टू राइट के लिए क्या करते थे a प्लस, हमने पढ़ा था अगर x इक्वल टू a बिंदु है तो राइट हैंड के लिए a प्लस एफ ऑफ x। अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, यानी a कितना है, x की वैल्यू 1 है तो a के स्थान पे आपको 1 रखना है, जो आपको बिंदु दे रखा है 1 प्लस, उसके बाद अब जैसे ही आपने यहाँ पे 1 रखा है तो फलन f ऑफ x की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 आपको यहाँ पर पुट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या करना होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 लेना होता है, ठीक है। जैसे ही आपने लिमिट x की 1 हटा करके आपने 0 ली है, वैसे ही क्या हो जाएगा 2, x के स्थान पर आपको क्या रखना है, यहाँ 1 है तो 1 प्लस में h रखना है। देखिए ये मैंने आपको बेसिक में समझा लिया है अभी कि ये लिमिट 0 कैसे हुई है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर पॉइंट 1 है तो देखिए अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 1 प्लस में h, x के इक्वल, x की वैल्यू 1 है तो 1 इक्वल टू 1 प्लस में h हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू h, तो कितना हुआ 0 इक्वल टू h, यानी h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप यहाँ x के स्थान पे 1 प्लस एच या a प्लस एच रखते हो तो यहाँ पर जो लिमिट बन जाती है h टेंडिंग टू 0 बन जाती है डायरेक्ट, ठीक है। चलो इसके बाद लिमिट पुट करनी है, तो 2 1 प्लस यहाँ पे 0 प्लस में 3 कितना आएगा देखिए 2 यहाँ पर 1 बच जाएगा प्लस में 3, 2 1 जा 2 प्लस में 3 यानी 5 आएगा। अब देखिए आप क्या देख रहे हो कि इस पॉइंट पर, ठीक है, किस पॉइंट पर x इक्वल टू 1 पर f1 की वैल्यू 5 यानी फलन का मान 5 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 5 आ रही है, सारी वैल्यू इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 1 पर फलन क्या होगा, संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के इक्वल और f1 पर इसकी वैल्यू f1 भी इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो देयरफॉर अतः फलन fx x बराबर 1 पर संतत है, ये सातत्य है, कुछ भी लिख सकते हैं, संतत है। और सातत्य की हमें जांच करनी थी तो हमने कर लिया कि यह x इक्वल टू 1 पर फलन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, x इक्वल टू 1 पर संतत है, ठीक है। तो ये पूरा इसका प्रोसीजर आपका रहेगा, निकालने का प्रोसेस आपका यही रहेगा, ऐसे आपको निकालना है लिमिट, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझा लिया है और एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। आपको पहले बेसिक क्लियर करना है, अभी मैं ज़्यादा आपको नहीं समझा रहा हूँ, अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन समझा लूँगा अभी तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन अभी समझा लूँगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। पहले आपको बेसिक को सीखना है, बेसिक को आप ध्यान से सीख ले, उसके बाद एग्जाम्पल 1 मैंने आपको आज समझा लिया है, फिर कल मैं 2 समझाऊँगा, 3 समझाऊँगा, 4 समझाऊँगा और फिर इसके बाद एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन कर लेंगे। बिल्कुल एक एक बातें सीक्वेंस में लिखी जाएगी, ठीक है, इसको नोट कर ले।